स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों बहुत सारे छात्र थे जो ऑनलाइन क्लास जब ले रहा था जूम पे, तो इधर बहुत दिनों से देख रहा था कि बहुत सारे छात्र जनरली मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल बहुत कंफ्यूज कर रहे थे और किन्हीं को पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ मंत्रिपरिषद शब्द यूज करें, कहाँ मंत्रिमंडल शब्द यूज करें, कहाँ कैबिनेट मंत्री यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों से मैंने प्रश्न पूछ रहा था कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए आर्टिकल जो 74 है वो किससे सलाह और देने के लिए अनुच्छेद मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होते हैं। तो ये बहुत लोग जानते हैं कि आर्टिकल 74 बहुत लोग याद किए हुए हैं कि आर्टिकल 74(1) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। लेकिन जब मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा कि ठीक है बताइए कि जब संसद के दोनों सदनों में जो राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत करता है वो किसके परामर्श से करेगा, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद? तो उसमें बहुत सारे कोई बोल रहे हैं मंत्रिमंडल, कोई मंत्रिपरिषद, कोई कैबिनेट मंत्री, कोई प्रधानमंत्री। फिर उसी तरह एक क्वेश्चन मैंने पूछा आप लोगों से कि मंत्रिमंडल के राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो किसके परामर्श से किया जाता है, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री क्या? तो ये बहुत सारा चीज़ मैंने देख रहा था कि आप लोग कंफ्यूज कर रहे थे और उसका एक मैं तोड़ निकाला हूँ, एक सॉल्यूशन निकाला हूँ कि जैसा ही कोई ऐसे वर्ड शब्द जो बहुत ही यूज़ करते हैं जनरल पढ़ाई में लेकिन उसका डिटेल में हम लोग मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो उसका हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। लिखा गया है कम लेकिन जो बोल कर समझाया गया है वो ज़्यादा समझाया गया है। बहुत सारा चीज़ जो इसमें नहीं लिखा गया है वो मैं आपको बोल कर बता दूंगा और आप लोग इस वीडियो को सुनकर, इसके साउंड को सुनकर आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि जूम पे नोट करवाना बहुत टाइम टेकन रहता है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इसका ये सॉल्यूशन निकाला है कि कुछ कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो आप लोग समझते कम है, यूज़ ज़्यादा करते हैं, और यूज़ जब ज़्यादा करते हैं तो आप लोग को पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पे किस शब्द का कैसे प्रयोग करें। तो कहीं कहीं गलत आप लोग आंसर दे देते हैं, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि ये सेम चीज़ है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, कुछ भी वर्ड यूज़ कर देते हैं और आप लोग को लगता है कि क्वेश्चन ही गलत है। तो इस वजह से हम यहाँ पे आज आप लोग का ये पूरा क्लियर कर देंगे और आज के बाद आप इस चीज़ में कभी भी नहीं फंसेंगे, ना ही अध्यादेश वाले क्वेश्चन में, ना ही मनोनीत वाले क्वेश्चन में, ना ही जो आर्टिकल 74 है उसमें फंसेंगे। आप लोग अब कभी भी नहीं फंसेंगे। तो चलिए पहले बेसिक हम लोग देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले आइए मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में देख लीजिए, पहला पॉइंट है कि इसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। तो अब 3 श्रेणी कौन कौन से? तो इसमें आते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये मैं संसद के बारे में बता रहा हूँ और सेम पैटर्न पे आप अगर राज्य में चले जाइएगा तो सेम पैटर्न यही होता है। वहाँ पे भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको संसद के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है, केंद्रीय स्तर के पे मैं बता रहा हूँ। तो अब इसमें 3 श्रेणी। तो अब कैबिनेट मंत्री कौन हो गए भाई? तो अब देखिए, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो अपने अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, मतलब हेड होते हैं, तो वो कैबिनेट मंत्री कहला गए। अब राज्य मंत्री कौन कहलाते हैं? तो राज्य मंत्री में 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, जो किसी विभाग में उनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया वो, और उप मंत्री वे होते हैं जो जैसे किसी उन्हें तीसरे स्तर की मंत्री कहलाते हैं और विभागों में जो प्रशासनिक कार्य किया जाता है इनके द्वारा किया जाता है। तो अगर कोई उप मंत्री बना दिया गया
तो उनका कार्य रहता है कि उनका जो किसी विभाग में कुछ कार्य है स्पेसिफिक, उसको करने के लिए उन्हें उप मंत्री बना दिया गया। ठीक है। और राज्य मंत्री के लिए मैंने बता दिया कि एक स्वतंत्र प्रभार के होते हैं और एक कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए होते हैं राज्य मंत्री। तो दो तरह का लिखाएगा, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और अगर स्वतंत्र प्रभार नहीं है तो वो सहायक होंगे कैबिनेट मंत्री के। चलिए मंत्रिपरिषद में आइए अब दूसरा पॉइंट। तो मंत्रिपरिषद अब 3 श्रेणियां हैं, तो स्वाभाविक है कि मंत्रिपरिषद का साइज जो होगा बड़ा होगा। तो यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। समय एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रधानमंत्री इसके आकार को घटा अथवा बढ़ा सकता है। तो मंत्रिपरिषद में ही एक चीज़ आप लोग नोट कर लें कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 51 मत समझ लीजिएगा, 91 हम बोल रहे हैं, 91 यानी कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार ये डिसाइड किया गया कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और इस जो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए मंत्रिपरिषद की संख्या, इसमें प्रधानमंत्री सहित है। तो ये चीज़ आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि जो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए वो प्रधानमंत्री को छोड़ करके, नहीं, इसमें प्रधानमंत्री इंक्लूड है, प्रधानमंत्री सहित है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट था जो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे ज़रूर। कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया इसे? तो 91 यानी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। सेम आइए अब तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन बोला है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो उसमें लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा रहता है, तो वहाँ पे लोकसभा आंसर हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अब चौथा पॉइंट आइए इसी का। तो मंत्रिपरिषद जो होता है यह सरकारी कार्य होते हेतु एक साथ बैठक नहीं करती है, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है। 5वां नंबर आइए, इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। 6ठा नंबर आइए, संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है, अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। तो एक चीज़ और ध्यान आप लोग कीजिएगा कि देखिए, अब 74 और 75 बोल रहा है, मैंने बोला अब संविधान का अनुच्छेद 74 क्या है, ये आर्टिकल 74 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 74 बोलता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। और फिर आर्टिकल 75 यानी कि अनुच्छेद 75 क्या बोलता है? तो 75 ये बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ये बात आप समझ गए? चलिए, तो इतना आप लोग अगर बेसिक समझ गए अब, और मुझे अब पूरा उम्मीद है कि अब आप मंत्रिपरिषद में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अब हम मंत्रिमंडल में आ रहे हैं तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं पे भी आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको कहाँ मंत्रिपरिषद बोलना है, कहाँ मंत्रिमंडल बोलना है, कहाँ क्या शब्द यूज करना है, आप लोग पूरी बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अब आइए मंत्रिमंडल में। तो मंत्रिमंडल का देखिए एक खास कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपसे। तो पहला पॉइंट है इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अतः यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। हमने पहले ही बताया था कि मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। तो जब मंत्रिमंडल शब्द यूज कर रहे हैं तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होगा। तो कई बार क्या होता है, मंत्रिमंडल के जगह कैबिनेट मंत्री ही यूज कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को गौर कीजिएगा, अगर कहीं मंत्रिमंडल बोल रहा है तो आप लोग समझ जाइए कि कैबिनेट मंत्री का बात कर रहा है, और अगर कहीं कैबिनेट मंत्री शब्द का यूज कर रहा है तो आप लोग समझ जाइए कि मंत्रिमंडल शब्द का यूज कर रहा है। तो ये भी पहले संविधान में जो हम आपको आगे बताएंगे कि जब ओरिजिनल जो संविधान था उसमें कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल शब्द का कोई वैसा चर्चा नहीं था।
इसे फिर 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग अगर कुछ अगर इस वीडियो का स्किप करके देखिएगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा चीज़ें। तो आप इस वीडियो को कुछ भी स्किप मत कीजिए, पूरा जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसे एकदम ध्यान से सुनिए, और अगर नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके कुछ भी आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है मंत्रिमंडल में, तो वो है, यह एक लघु निकाय है जिसमें 15-20 मंत्री होते हैं। तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणियाँ थी, तो वहाँ ज़्यादा होंगी, 60 से 70 मंत्री होंगे। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, तो यहाँ पे 15 से 20 मंत्री ही कैबिनेट के बन पाते हैं। तो यह एक लघु निकाय है, जबकि मंत्रिपरिषद एक दीर्घ निकाय है, ठीक है, एक बड़ा निकाय है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आप लोग देख लिए। तीसरा पॉइंट आइए, मंत्रिमंडल में ही, यह एक निकाय की तरह है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करता है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करता है। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। तो हम सभी देखते हैं कि हर सप्ताह या फिर कभी कभी एक सप्ताह से जल्दी या फिर थोड़ा लेट से बैठक होती है और बहुत सारे नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा, और इसी के द्वारा सारा मंत्रिपरिषद को ये कार्यभार सौंपा जाता है और इसी के अनुसार मंत्रिपरिषद भी कार्य करते हैं। और इसीलिए बोलते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब आप राज्य में भी चले जाएंगे तो हर पेपर वगैरह में देखते हैं आज कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया, कल कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। तो वही होता है, कैबिनेट की मीटिंग में ही ये सब फैसला लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसी में फैसला लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट मंत्री। चलिए अब नेक्स्ट आइए मंत्रिमंडल में ही। मंत्रिमंडल में ही बोलता है कि मंत्रिमंडल जो है वो परिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। तो मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि मंत्रिमंडल जो है वह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। तो अगर कैबिनेट मिनिस्टर अगर बैठ के कोई निर्णय लिए, यानी कि मंत्रिमंडल के बैठक में कुछ भी निर्णय होता है तो वो पूरे मंत्रिपरिषद को वो निर्देश को उस निर्णय को मानना पड़ता है और उसके अनुसार उन्हें चलना पड़ता है। ये उनके लिए बाध्यकारी होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, जिसका मैं बात कर रहा था कि संविधान के मूल भाग में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट मंत्री का कोई वर्णन नहीं था, बल्कि यह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ देता है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम बात करेंगे, जो आप लोग अब कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो वो प्रश्न देख लें जहाँ पे आप लोग जनरली कंफ्यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अगर मान लीजिए कि संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति जिस सदस्य को मनोनीत करता है, तो संसद में हम लोग जानते हैं कि टोटल आप लोग जानते होंगे कि संसद में हम बोल रहे हैं तो लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो याद कर लें कि लोकसभा में जो राष्ट्रपति होता है वो 2 सदस्य को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है। तो ये जो मनोनीत करता है संसद में, तो राष्ट्रपति किसके सलाह पे करता है। तो अगर ये क्वेश्चन आए किसके परामर्श से करता है, तो ये क्वेश्चन आए तो आप लोग वहाँ पे मंत्रिमंडल मारिएगा। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही, और ये मंत्रिमंडल की ये विधायिक शक्तियाँ हैं, तो मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है। अब दूसरा क्वेश्चन आइए कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किसके परामर्श के तहत किया जाता है। तो ये भी मंत्रिपरिषद सलाह नहीं देगा, बल्कि मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो मंत्रिमंडल में कौन आ गए, तो कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री का जो परामर्श होता है
तो उसके आधार पे अध्यादेश जारी किया जा करता है राष्ट्रपति। तो जब हम ये पूछें तो आप लोग अब समझ जाएंगे कि और लेकिन अगर आर्टिकल 74 के बारे में बोले तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहाँ हम क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं। अब हमको उम्मीद है कि आप लोग ये कंफ्यूज नहीं करेंगे, कहाँ पे मैं मंत्रिपरिषद शब्द यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं मंत्रिमंडल, और जब मैं कैबिनेट अगर मंत्री का बात कर रहा हूँ तो हम मंत्रिमंडल का ही बात कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, किस में मंत्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, किस में कम होती है, कौन मंत्रिपरिषद किस आर्टिकल के तहत संबंधित है, मंत्रिमंडल में कौन सा आर्टिकल के तहत संबंधित है, और 44वां संविधान संशोधन मंत्रिमंडल से संबंधित है या फिर इसमें मंत्रिपरिषद से है। तो मंत्रिमंडल शब्द आप लोग समझ गए कि कहाँ से आया है। तो इसमें कैबिनेट मंत्री जो है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। तो ये मंत्रिमंडल के लिए है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग का आज के बाद से कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इस टॉपिक में, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो और ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही बहुत सारे अगर आप लोगों का कुछ शब्द या फिर कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम उम्मीद करेंगे कि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर करने का हम कोशिश करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों को कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी शब्द में या फिर किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ समझाना हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि सर कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम ज़रूर दूर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।